फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि एनसीईआरटी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ और एनसीईआरटी है ये ज्योग्राफी क्लास 6 की। तो सरसरी निगाह से जैसे हम लोग देखेंगे वैसे ही देखना है। चैप्टर ख़त्म होने के बाद से चैप्टर के जो पीछे के दो क्वेश्चंस हैं, रैंडम दो क्वेश्चंस उठाएंगे और उसके आंसर को चेक करेंगे कि उसका आंसर हम लोग कितना दे पा रहे हैं। अगर 60% आंसर हम लोग दे ले देते हैं तो इसका मतलब उस चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक हो गई है। तो इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। क्या बताते हैं सौरमंडल में पृथ्वी की कैसे क्या है स्थिति। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार या पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है। जैसे ये पहला पेज हमने पढ़ा तो इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि जब आकाश में हम लोग सुबह शाम को जब देखते हैं तो तारे टिमटिमात और रात में देखते हैं बहुत सारे तारे दिखते हैं, तो वो वास्तव में तारे हमसे काफ़ी दूर होते हैं। जैसे ये हम यहाँ पर हैं और ये स्टार ये इस तरीके से काफ़ी दूर होते हैं और इन तारों को एक खगोलीय पिंड कहते हैं, क्योंकि इनका खुद का अपना ऊष्मा होती है, लाइट होती है जो हम तक आती है। और ये जो बीच में चंद्रमा होता है इस पे लाइट पड़ती है और ये उसकी वजह से दिखता है। तो जब ये दिखता है और पूर्ण रूप से गोल दिखता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जब ये नहीं दिखता है, अंधेरा हो जाता है, तो उसको हम लोग अमावस्या बोलते हैं। बाकी कुछ खास नहीं है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब है कि रात के समय जो ये तारे दिखते हैं, स्टार दिख रहे हैं, ये इतने दूर हैं कि इनकी खुद की भी लाइट है और ऊष्मा तेज है जो हम तक आ रही है, लेकिन इतनी दूर होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा गर्माहट और बहुत ज़्यादा लाइट नहीं दिखती है, हल्की फुल्की दिखती है इनकी रोशनी, इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर पड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जैसे आसमान में कोई हवाई जहाज इस तरीके से है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ कहीं व्यक्ति है तो हवाई जहाज, और यहाँ कोई एक हवाई जहाज है तो इसकी
इसका एरिया बड़ा दिखता है, ये छोटा दिखता है, लेकिन जो कि दोनों ही लगभग बराबर हैं, उसके बावजूद भी ऐसा होता है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। रात्रि में आसमान को देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्स मेजर और बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल हैं। तारों का एक समूह होता है, कई सारे तारे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सप्तऋषि मंडल ऐसे इस तरीके से होगा। आप जब देखेंगे वहाँ पर आसमान में आज रात को देखिएगा तो इस तरीके से कुछ उसका दिखेगा। तो ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्स मेजर, बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो एक बड़े नक्षत्र मंडल आर्स मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी में इसी बड़े व्यक्ति के से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी ध्रुव या उत्तर दिशा में बताता है, उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे एक ओर बढ़ाया जाएगा तो ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से चंद्रमा से देखने पे यह चंद्रमा की तरह चमकीला प्रतीत होता है। बताने का मतलब है कि जैसे इस तरीके से सप्तऋषि मंडल है और इसी से हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो एक स्टार है जो फिक्स है, पर डे वहीं पे होता है, तो उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। जिस भी इस तरीके से जो ऐसे अपनी पृथ्वी है या मंगल है या शुक्र है या बृहस्पति, इनकी खुद की अपनी पिंड जो होते हैं, जो गोलीय पिंड हैं, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती है। जब किसी स्टार या सन से इस पे रोशनी पड़ती है तो ये चमकते हैं, जैसे चंद्रमा पे रोशनी पड़ने से चमकते हैं। चंद्रमा की खुद की अपनी रोशनी नहीं है, अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। तो अभी तो फिलहाल ग्रह के बारे में बता रहे हैं कि जिस पिंड पे जो बड़ा पिंड हो, खगोलीय पिंड, और उस पर अपना खुद का प्रकाश ना हो, उसे ग्रह कहा जाता है और उसे इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट जो लिया गया शब्द वो ग्रीक भाषा से लिया गया। इसका मतलब होता है परिक्रमा करना, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, बुध ऐसे चारों तरफ इसके चक्कर लगाते हैं। शुक्र, टोटल 8 ग्रह। कुछ रोचक तथ्यों की बात कर रहे हैं। ये ब्लॉक में लिखा हुआ है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। इस तरीके से बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर एक ऐसे छल्ले आते हैं, उसी छल्लों की ये बात कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये बता रहे हैं, ये सूरज है। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा बुध, मतलब तारा सॉरी, ग्रह की बात कर रहे हैं, बुध है। फिर बुध के बाद से शुक्र, शुक्र के बाद से पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह जो छोटे छोटे होते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं लेकिन इसी पे। फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, देन नेपच्यून। ये टोटल 8 ग्रह हैं। अब प्लूटो नहीं होता क्योंकि प्लूटो किसी के सर्किट पे कट जाता है, तो इसी वजह से
नहीं किया जाता उसको, क्योंकि उसका अपना पाथ कन्फ्यूजन में हो जाता है, इस वजह से प्लूटो को हटा दिया गया है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ आपके पास चंद्रमा भी है, मतलब उनके पास खुद का अपना उपग्रह भी है। जैसे मंगल के पास 2 है, बुध के पास कोई नहीं है, बृहस्पति के पास बहुत सारे हैं। इस तरीके से अपना उपग्रह सैटेलाइट है। बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है? सौर शब्द है, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिख सकते हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड, उल्कापिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। कहने का मतलब है ये सूर्य है, सूर्य के नज़दीक बुध, ऐसे सारे ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, टोटल ग्रह हैं। बीच में क्षुद्र ग्रह भी हैं, उल्कापिंड भी हैं। टोटली जितना भी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते रहते हैं अनगिनत सालों से और लगाते रहेंगे, इसी को पूरे को क्या बोलते हैं? सौर परिवार। और इसका मुखिया कौन है? जो सबको ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है, उसे सूर्य कहते हैं। सूर्य, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब सूर्य की अपनी एक ग्रेविटी है जिसकी वजह से सबको अपनी तरफ खींचता है। और इसमें गर्म गैसों का, हीलियम, हाइड्रोजन का टूटने का होता है, वो फार्मूला होता है, उसके थ्रू इसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है जो ग्रहों पे जाती है, और उसी की वजह से पृथ्वी पे जीवन संभव है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसको याद करने का एक और तरीका है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये ठोस ग्रह हैं जिस पे लैंड है, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये गैसीय ग्रह हैं। ये इन पे मतलब गैस, पूरी टोटल गैसों से बने हुए हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। जैसे ये सूर्य है, ये बुध इसकी तरफ चक्कर लगा रहा है, ये इसका पाथ है, ये शुक्र का हुआ, ये पृथ्वी का हुआ। मतलब अपने ही पाथ पे चक्कर लगाते हैं, ना कि किसी और के पाथ पे आ जाते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इसमें केवल 88 दिन में बुध लगाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 तथा प्लूटो बौना ग्रह कहे जा सकते हैं। 2006 से 2003 में जब इसको खोजा गया तो प्लूटो को हटा दिया गया, क्योंकि ये दूसरे के पाथ पे जाता था और काफ़ी छोटा भी था, काफ़ी। ये बॉक्स में जैसे पढ़ लेते हैं। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए एक शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण।
यह दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है, जिसमें जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी से संबंधित और शब्द जैसे जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन, और जियो आई पृथ्वी के आकार के अनुरूप। दूसरे बॉक्स में क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा है। मतलब अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो जैसे ये सूर्य है, सूर्य के बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी आती है, ठीक है, फिर आपका मंगल आता है, देन आपका बृहस्पति आता है। तो अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो ये बुध हुआ और ये शुक्र हुआ, तो 1 2 3 ये तीसरे नंबर की है। और लेकिन अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये पांचवा है, सब मतलब डायमीटर के हिसाब से अगर देखते हैं। पांचवा बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहा जाता है। भू आभा का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। मतलब अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी पे पानी होने के कारण ये ऊपर से नीला दिखाई हो जाता है, नीला, क्योंकि ब्लू इस पे 2/3 हिस्सों में नीलापन है, इसी वजह से। अब पृथ्वी की सैटेलाइट चंद्रमा की बात कर रहे हैं, उपग्रह। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब पृथ्वी अगर 1 है तो चंद्रमा 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं कि 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे अगर पृथ्वी से चंद्रमा है तो इतना बड़ा दिखाई देता है, वो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है तो इतना बड़ा तब भी है। इस बॉक्स को देख लेते हैं आप। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। डायरेक्ट पेपर में आता है, वनडे एग्जाम में, कि प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर, और कितने देर में सूर्य से पृथ्वी तक आती है, 8 मिनट का समय लगती है। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पे कदम रखा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कि पृथ्वी से सबसे पहला कौन सा व्यक्ति है जो चंद्रमा पे कदम रखा, तो 29 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाता है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और ये चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, और चक्कर लगाते लगाते उधर सूर्य की तरफ भी हो रही है। इसी प्रकार
मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS और एडुसेट इत्यादि हैं। ये कुछ उपग्रह हैं, उनके बारे में बता रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। बहुत सही चीज बता रहे हैं। 27 दिन में, ये जैसे पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो 27 दिन में बता रहा है कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता और 27 दिन में ही अपना भी घूमता है। अपना भी ये घूमना 27 दिन में ही कंप्लीट करता है। इसी वजह से चंद्रमा का एक हिस्सा हमें हमेशा दिखता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष का एक चक्कर भी पूरा करता है। मतलब पृथ्वी का भी चक्कर 27 दिन में और अपना भी अक्ष पूरा करता है। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है, ना वायु है। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जाता है। जिस दिन पूर्णिमा रहे, पूरी तरीके से चंद्रमा गोल हो, उस पर पूरा लाइट पड़े, उस दिन आप देखेंगे कि वहाँ उस पर इस तरीके से छाया बना रहेगा, धब्बे रहेंगे। वो धब्बे वहाँ पे पहाड़ों के दिखते हैं। इस तरीके से वहाँ पे पर्वत, मैदान और गड्ढे के वो सब हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड हैं जो सूर्य में मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पाए जाते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। जब बिग बैंग थियरी की बात ये कर रहे हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी से इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी जो होती है वो क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे जो स्टार होते हैं, ढेर सारे स्टार, ऐसा आपको लगेगा कि केवल सफेद कलर की, वाइट कलर की पट्टी है। इस तरीके से तो उस पट्टी को क्या कहते हैं? उसी को आकाशगंगा बोलते हैं। उसी आकाशगंगा में हम लोग भी रहते हैं, जिसको सौरमंडल है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों का एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। जैसे ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना इस वक्त कठिन। सूर्य के किनारे इस तरीके से बुध, पृथ्वी, ये हमारा एक सौरमंडल है, जिसमें ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सब सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरीके से सूर्य की तरह लाखों तारे हैं जो एकदम सफ़ेद चद्दर की तरह होती है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आकाशगंगा हैं और उस आकाशगंगा
कई सारे आकाश गंगाओं को, कई सारे सौरमंडल को, सभी को मिला के एक ब्रह्मांड बोला जाता है। तो सोचिए हम कितने छोटे हैं। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इसमें देखें क्या लिखा है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। अब चैप्टर क्लोज खत्म हो गया। अब देखते हैं कि इसके जो प्रश्न हैं उसमें एक दो प्रश्न ऐसे रैंडम आप उठा लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। उसके 60% आंसर अगर आप तैयार हैं तो ठीक है। जैसे ब्रह्मांड क्या होता है, तो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो ग्रहों, उपग्रह, ग्रह प्लस सौरमंडल, आकाशगंगा को मिला के जो बनता है वो ब्रह्मांड कहलाता है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? जैसे ये क्वेश्चंस पूछ लिया। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन संभव है, यहाँ पे पानी पाया जाता है, वायु पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे और अन्य गैसें जैसे जीवन संभव गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, इसी वजह से ये अद्भुत ग्रह है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल कई हम जैसे हमारा सौरमंडल है, ग्रहों और उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों उल्का पिंडों से मिलकर जो बनता है वो सौरमंडल कहलाता है। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो ग्रह और तारे में, पहला प्रश्न जैसे ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रहों की अपने ऊष्मा नहीं होती है, अपनी ऊर्जा नहीं होती है, इसी वजह से उसे ग्रह कहते हैं। और तारों में अपनी ऊर्जा ऊष्मा होती है, ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया। ऐसे ही हम लोग पूरी तरीके से एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे। रैंडम तरीके से कोई रटने की ज़रूरत नहीं है और बहुत आसानी से इसलिए हम लोग मुश्किल से 1 महीने में सारी एनसीईआरटी को लगभग ख़त्म कर लेंगे। और फिर हम लोग चलेंगे कोर बुक्स के ऊपर, जैसे लक्ष्मीकांत हुआ, महेश वर्मा हुआ, स्पेक्ट्रम हुआ, और फिर हम तैयारी करेंगे। क्योंकि इससे क्या है, कनेक्टिंग बन जाएगा और लिखने के तरीके हमारे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें।